नमस्कार। परख के आज के इस अंक में मैं आपसे फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में बातचीत करूंगा। रेणु के बारे में यह बातचीत मुख्य रूप से राजनीति विज्ञान के एक विद्यार्थी के नज़रिए से होगी। मुझे यह उम्मीद है कि आप में से अधिकांश लोगों ने रेणु की कोई ना कोई कहानी ज़रूर पढ़ी होगी। अगर आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपने उनके उपन्यासों को भी पढ़ा होगा। अगर आपकी साहित्य में कुछ रुचि है तो ज़रूर आपने उनकी कुछ कहानियों को पढ़ा होगा। लेकिन अगर आप साहित्य के विद्यार्थी नहीं हैं और साहित्य में आपकी रुचि नहीं है और आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तब भी मुझे यह लगता है कि आपको रेणु के उपन्यासों को, रेणु की कहानियों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। आज के परख के इस अंक में मैं आपको रेणु के उपन्यासों के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, उनकी कुछ कहानियों का जिक्र करूंगा, लेकिन उन सबसे बढ़कर मैं उनके जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में आपसे बातचीत करूंगा। ये ऐसे पहलू हैं जो कि रेणु के जीवन में जो राजनीति का तत्व है उसको उभार कर सामने ले आते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया ज़िले में हुआ था और जिस गांव में उनका जन्म हुआ था यानी कि औराही हिंगना, अब वो अररिया ज़िला का हिस्सा है। और अपने जीवन के शुरुआती दिनों में उन्होंने अलग अलग स्थानों पर शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने अररिया के लिए अकादमी में शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद वो विराटनगर गए और फिर उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई BHU के से संबंधित स्कूल से पूरी की और 1940 में फिर वो अपने गांव वापस चले आए, क्योंकि एक तरीके से पढ़ाई से उनका मोह भंग सा हो गया था और उन्होंने किसानों के बीच में काम किया। 1942 के आंदोलन में वो जेल गए और तकरीबन 1.5 वर्षों तक जेल में रहे। बाद में बीमारी के कारण उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में जो रेणु का जीवन था उस पर समाजवादी विचारों का एक प्रभाव सामने आया, क्योंकि जब वो BHU के में पढ़ाई कर रहे थे तो उसी समय रेणु का एक ऐसे अंक से, जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी एक पत्रिका निकालते थे जनता, उससे उनका सामना हुआ जिस पर कि बहुत से समाजवादी विचारकों के लेख छपे हुए थे। और ये सारे लेख 1938 में JP के द्वारा एक जो समाजवादी स्कूल चलाया गया था, ग्रीष्मकालीन समाजवादी स्कूल, उसमें वक्ताओं के भाषण से संबंधित हैं। रेणु इस ग्रीष्मकालीन स्कूल में सम्मिलित नहीं हो पाए थे, लेकिन उन्होंने इन सभी भाषणों को या इन सभी वक्तव्यों को पढ़ा और वो इससे काफ़ी प्रभावित हुए और उनका रुझान समाजवादी चिंतन की ओर हुआ। और हम सब ये जानते हैं कि कांग्रेस के भीतर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हो चुका था और रेणु विचारधारात्मक रूप से इससे जुड़ते चले गए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जब वो बाहर निकले तो एक साहित्यिक वृत्ति या साहित्य की तरफ जो उनका एक रुझान था वो तो स्कूल के दिनों से था ही। अब उन्होंने इसको थोड़ी व्यवस्थित रूप देने की कोशिश की और उनकी कुछ कहानियाँ प्रकाशित हुई 1944 में। भारत की आज़ादी के बाद जब समाजवादी पार्टी कांग्रेस से अलग हुई, उस समय रेणु का भी नेहरू से मोह भंग हुआ और उन्होंने नेहरू के बारे में एक रचना रची, एक एकांगी की रचना की, उत्तर नेहरू चरितम शीर्षक से। और इसमें उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि जो नेहरू एक किसानों के नेता थे, नेहरू जो पूंजीपतियों के खिलाफ संघर्ष करते थे, वो किस तरीके से प्रधानमंत्री नेहरू से भिन्न हैं या कैसे उनकी परिणति एक प्रधानमंत्री नेहरू के रूप में हो जाती है। तो नेहरू के प्रति एक आकर्षण और प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू के जो व्यवहार है उसकी आलोचना, दोनों ही रेणु की इस तरह की रचना में सामने आती है। और रेणु ने यह प्रयास भी किया कि वो समाजवादी या सोशलिस्ट पार्टी जो थी, जो कि कांग्रेस से अलग हुई थी, वह वर्ग संघर्ष के रास्ते पर ही चले, जो कि उसकी विचारधारा का एक मूल तत्व था। लेकिन पहले आम चुनावों के बाद एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर सोशलिस्ट पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसको वैसी सफलता नहीं मिलती है। तो आचार्य कृपलानी की पार्टी से सोशलिस्ट पार्टी का विलय हो जाता है। आचार्य कृपलानी ने यह शर्त रखा था कि जो सोशलिस्ट लोग हैं वो वर्ग संघर्ष की अवधारणा को छोड़ देंगे। और ऐसे में जब सोशलिस्ट पार्टी का विलय आचार्य कृपलानी की पार्टी से हुआ तो एक तरह की निराशा जो है वो कई कार्यकर्ताओं में बैठ गई और उन कार्यकर्ताओं में रेणु भी एक थे। रेणु को ऐसा लगा
कि एक तरीके से सोशलिस्ट पार्टी अपने मूल तत्व को छोड़ रही है और इस मूल तत्व को छोड़ने के कारण सोशलिस्ट पार्टी का जो एक क्रांतिकारी रुझान होना चाहिए था वो भी धीरे धीरे मध्यम पड़ जाएगा। रेणु का राजनीति से मोह भंग होता है और वो अपने आप को पूरी तरह से साहित्य के प्रति समर्पित कर देते हैं। और उसके बाद रेणु की जो कहानियाँ प्रकाशित हुई, जो उपन्यास प्रकाशित हुए, उन्होंने उन्हें एक महान साहित्यकार के रूप में स्थापित कर दिया। इसमें मैला आंचल 1954 में प्रकाशित होता है, परती परिकथा का फिर 2-3 साल बाद प्रकाशन होता है 1957 में, और फिर उन्होंने जुलूस या कितने चौराहे ऐसे कई उपन्यासों की रचना की, जिससे कि ख़ास तौर पर बिहार के ग्रामीण क्षेत्र के परिदृश्य की पूरी जानकारी मिलती है। इसके अलावा रेणु की जो कहानियाँ हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हुई। रेणु ने कई रिपोर्टाज भी लिखे जिसमें उन्होंने कई तरह की घटनाओं का बहुत ही रोचक तरीके से बयान किया है। लेकिन अगर हम रेणु के जीवन के आगे के दौर को देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि उनके भीतर हमेशा ही भूमि के सवाल को लेकर, राजनीति में हो रहे उथल पुथल को लेकर एक संजीदगी बनी रही और वो हमेशा ही ये कोशिश करते रहे कि राजनीति जो है वो परिवर्तनकारी दिशा में आगे बढ़े, ना कि वो यथास्थितिवादी या स्टेटस कोइस्ट बन जाए। तो 60 के दशक के आखिरी दौर में उन्होंने लगातार भूमि के सवाल को उठाया और एक तरीके से ये संकेत भी दिया कि अगर इस प्रश्न को सही तरीके से नहीं सुलझाया जाता है तो भूमिहीन लोगों के पास शायद कोई और रास्ता नहीं बचेगा सिवाय इसके कि वो एक हिंसक तरीके से अपनी बातों को रखें या अपनी बातों के लिए संघर्ष करें। दूसरे स्तर पर जब हम रेणु की राजनीतिक जीवन की फिर से देखते हैं तो वो पार्टी पॉलिटिक्स से तो दूर रहें 1950 के दशक के आरंभ से ही, और इस मामले में जयप्रकाश नारायण से उनके जीवन की एक साम्यता नज़र आती है। 1970 के आरंभ में रेणु एक बार फिर से वापसी करते हैं सक्रिय राजनीति में। 1972 में वो एक चुनाव भी लड़ते हैं बिहार विधानसभा का निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। काफ़ी आशान्वित थे वो अपनी जीत को लेकर, लेकिन उन्हें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। यह एक तरीके से हमारे देश के लोकतंत्र की विडंबना को भी दिखाता है या उसकी जटिलताओं को, उसकी पेचीदगियों को, कि सिर्फ विचार अच्छा होना, व्यक्तित्व अच्छा होना ही चुनावी जीत के लिए पर्याप्त नहीं होता है। उसमें कई तरह के तिकड़म होते हैं, कई तरह की उथल पुथल से भरे रास्ते होते हैं जिससे आपको गुजरना होता है और तभी आप जीत हासिल कर सकते हैं। बहरहाल धीरे धीरे जयप्रकाश नारायण भी फिर से राजनीति में सक्रिय होते हैं। आपातकाल के दौर में जेपी जेल में जाते हैं और जेपी के साथ साथ रेणु भी जेल में जाते हैं, और जब आपातकाल खत्म होता है तो रेणु जेल से बाहर निकलते हैं। एक नई सरकार बन जाती है 77 के आरंभ में ही, लेकिन वो सरकार एक रूप धारण कर पाती उसके पहले ही रेणु की मृत्यु हो जाती है अप्रैल के दूसरे हफ्ते में 1977 में। इस पूरे दौर में अगर हम रेणु की पूरी राजनीति को देखें तो हम यह पाते हैं कि वो लगातार एक तरीके से वर्ग की श्रेणी के साथ आगे बढ़ते रहें। उन्होंने पिछड़ी जातियों के प्रश्न को भी महत्वपूर्ण माना। वो खुद एक ऐसी जाति से थे जिसे अति पिछड़ी जाति की श्रेणी में आजकल रखा जाता है, लेकिन उन्होंने कभी भी जो अस्मितावादी विमर्श है उसको ज़रूरत से ज़्यादा महत्व नहीं दिया, बल्कि वो चाहते थे कि वो जो एक वर्गीय धारणा है उसके साथ जुड़े। प्रेम कुमार मणि जो एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने प्रतिमान में रेणु पर एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि रेणु कभी भी लोहिया की जो राजनीति थी उसके प्रति आकर्षित नहीं हो पाए। रेणु जब राजनीति छोड़ी तो लोहिया ने समाजवादियों की कमान संभाली और उन्होंने गैर कांग्रेसवाद की राजनीति शुरू की, और उन्होंने जब संसोपा का गठन किया तो यह नारा भी काफ़ी प्रचलित हुआ, काफ़ी प्रसिद्ध हुआ कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। लेकिन इस तरह की राजनीति से रेणु बहुत ज़्यादा खुद को नहीं जोड़ पाए, ऐसा प्रेम कुमार मणि का मानना है, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो वर्ग की जो धारणा है जो कि अस्मिताओं से ऊपर उठकर सभी समूहों को एक साथ जोड़ती है, वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम रेणु के उपन्यासों को पढ़ें, चाहे वो मैला आंचल हो, चाहे वो कितने चौराहे हो, चाहे वो परती परिकथा हो, तो उससे हमें राजनीति को समझने के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र मिलते हैं। जैसे मैं आपको अगर मैला आंचल की बात करूं आपसे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप जाति की राजनीति को समझना चाहते हैं, जिसका सूत्रीकरण बाद में रजनी कोठारी ने किया, और उसके पहले काफ़ी हद तक रुडोल्फ भी उसके बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से मॉडर्निटी और ट्रेडिशन की एक अंतःक्रिया भारत में चल रही है,
तो अगर आप उसकी एक शुरुआती स्वरूप को देखना चाहते हैं, एक जीवंत स्वरूप को देखना चाहते हैं, तो आपको मैला आंचल जरूर पढ़ना चाहिए, जहाँ पर सारे के सारे जो चरित्र हैं वो अपने आप को अपनी जाति समूह से जोड़ते हैं और उसके माध्यम से अपने विचारों को या अपने जीवन के लक्ष्यों को प्रस्तुत करते हैं और वो उन्हें हासिल करने की कोशिश भी करते हैं। तो किस तरीके से जाति ज़मीनी स्तर पर राजनीति की गोलबंदी का एक आधार बनती है, अगर आपको यह समझना है तो आपको मैला आंचल ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसी तरीके से अगर आप यह समझना चाहते हैं कि जो सबाल्टर्न समूह है उसने ऊपर से चलने वाली राजनीति को या केंद्र से आने वाली राजनीति को कैसे ग्रहण किया, तो उसका नज़रिया भी आपको रेणु के उपन्यासों से मिलेगा। और जैसे गांधी का स्वरूप जो था वो आम लोगों के लिए कैसा था, किस तरीके से लोग गांधी को देखते थे, अगर आपको इसका उदाहरण देखना है तो आपको उदाहरण के तौर पर मैला आंचल पढ़ना होगा, या कितने चौराहे में भी एक तस्वीर मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर मैला आंचल में एक चरित्र यह कहता है कि गांधी जी जिंदाबाद हैं, क्योंकि जब वो गांधी जी जिंदाबाद का नारा लगता है तो वो नारा लगाते हैं गांधी जी जिंदाबाद, और उनका यह कहना होता है कि गांधी जी जिंदाबाद हैं और इसीलिए अंग्रेज उससे डरते हैं। तो वो जो गांधी का वास्तविक चरित्र था उससे काफ़ी एक अलग तरह की व्याख्या रेणु के उपन्यासों में सामने आती है। और बाद के दौर में इसी अंतर को, जो ऊपर से थोपी की राजनीति है और जो ज़मीनी स्तर की राजनीति है, उसके बीच के अंतर को ही सबाल्टर्न स्कूल के अध्ययन में ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया गया। और उसी तरीके से उस दौर की राजनीति के जितने तमाम उथल पुथल हैं उसे हम समझ सकते हैं। रेणु ने एक और बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कही अपने उपन्यासों के माध्यम से, अपनी कहानियों के माध्यम से, और उन्होंने यह कहा कि जो एक व्यापक विचारधारा होती है और जो एक आम क्रांतिकारी कार्यकर्ता का जो सपना होता है, दोनों के बीच में बड़ा ही फ़र्क होता है। और उन्होंने एक कहानी लिखी आत्मसाक्षी 1965 में, जिसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ अज्ञे ने की और विदेश की कई भाषाओं में उसका अनुवाद भी हुआ। उसमें वह एक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता की कहानी है जो कि अपने पार्टी की भावनाओं से काफ़ी गहरे स्तर से जुड़ा हुआ है, लेकिन आखिरकार जब पार्टी को कोई बड़ा निर्णय लेना होता है तो उस कार्यकर्ता की भावनाओं को, उसके सपनों को, उसके क्रांतिकारी समझ को कोई महत्व नहीं दिया जाता है और वह दबकर रह जाता है। ये काफ़ी हद तक उसी तरीके की स्थिति है जैसे कि आप लोगों ने रंग दे बसंती फिल्म देखी होगी, जिसमें कि एक चरित्र हैं जो कि आरएसएस की विचारधारा से थोड़े प्रभावित हैं, लेकिन जब वो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं तो उन्हीं के पार्टी के लोग उन्हें पीट देते हैं। तो ये जो एक संघर्ष है एक आम कार्यकर्ता का और व्यापक विचारधारा का, वह भी रेणु के उपन्यासों में और उनकी कहानियों में सामने आता है। मैं यह कहते हुए आज की बातचीत को रोकना चाहूँगा कि हमें अगर वास्तविक अर्थों में अपने अध्ययन को समग्र बनाना है तो हमें निश्चित तौर पर इंटरडिसिप्लिनरी या अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। राजनीति सिर्फ कुछ चिंतकों को जो कि सैद्धांतिक रूप से लिखते हैं उनको पढ़ने से ही पूरी तरीके से साफ नहीं हो सकती है। अगर हमें राजनीति को, एक दौर में चल रहे उथल पुथल को समझना है तो हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि हम साहित्य से और दूसरे कई स्रोतों से उसकी एक समझ बनाएं। बांग्ला साहित्य के बारे में ऐसा काफ़ी काम हुआ है, पर हिंदी साहित्य को लेकर राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, शोधार्थियों और विद्वानों में थोड़ी हद तक उदासीनता रही है और उस मामले में भी काफ़ी कुछ किए जाने की ज़रूरत है। तो मुझे ये उम्मीद है कि मैं आज के पढ़ के इस अंक में आपको रेणु के बारे में कुछ बड़ी बातों की जानकारी दे पाया होऊंगा, और यह जानकारी मैंने राजनीति विज्ञान के एक विद्यार्थी के नज़रिए से देने की कोशिश की कि कैसे एक साहित्यकार की पूरी जिंदगी राजनीति के साथ गुथी हुई थी और उनका साहित्य भी उस राजनीति को अभिव्यक्त करता है। उनके साहित्य में भी पिछड़े तबकों के सवाल आते हैं, उनके साहित्य में भी भूमि का सवाल आता है, उनके साहित्य में भी यह सवाल आता है कि कैसे ऊपरी तौर पर चलने वाली राजनीति नीचे के ईमानदार कार्यकर्ताओं की भावनाओं का, उनकी क्रांतिकारिता का दमन कर देती है। और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हमें राजनीति विज्ञान या समाज विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में साहित्य और उपन्यासों, कहानियों, रिपोर्टाज, इस तरह के स्रोतों पर और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरी कोशिश होगी कि बाद के दौर में मैं कुछ और एपिसोड कर पाऊँ रेणु के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में, उनके उपन्यास के बारे में, और उसमें जो साहित्य के विद्यार्थी हैं या जो साहित्य के विद्वान हैं वो आपसे बात करेंगे इन पहलुओं पर। लेकिन परख के आज के अंक को मैं यहीं रोकता हूं, और बाद में अगले अंक में जब हम मिलेंगे
तो हम किसी अन्य पहलू पर ज़्यादा विस्तार से बातचीत करेंगे। नमस्कार।